गुड इवनिंग नीट की जवाज़ों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब दम लगाकर काम तो अपना कर ही रहे होगे। देखो, किसी भी तरह की कोई भी कसर छोड़नी नहीं है, ठीक है। इस बार आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम दे रहे हो, थर्ड टाइम दे रहे हो, जैसे भी जो भी टॉपिक्स तैयार है मतलब दम लगाते रहो, समझ गए। जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस है, जो ज़्यादा अच्छे से आते हैं, उन्हें एक एक बार रिवाइज करते रहिए। और जिनमें अभी लग रहा है कि कुछ कमी है, वहाँ पे और दम लगाओ, और दम लगाओ, आएंगी चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस तो करो, एक दो क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन बाकी तो आएंगे, तो लगाती रहे, ठीक है। इसी रेस में थोड़ी सी हेल्प करने की बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम अपनी नीट मास्टरी फिजिक्स में कवर करने वाले हैं एटम्स के पीवाईक्यूज़ को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि हम उन पीवाईक्यूज़ के एग्जीक्यूशन को भी आपको बता पाएं, प्लान भी बता पाएं, और किस तरह के ट्रैप्स आते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लो, छोटा सा सेशन होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट इट। तो चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर्स की। तो इस चैप्टर में 3 से 6 एमसीक्यूज आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट। अब इस चैप्टर की जो आपको प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है, तो ध्यान से समझना। इसके लिए बेसिक सा रूल है 20%, 50%, 30%। मतलब क्या है कि 20% आपको इजी क्वेश्चन लेने, 25 मिनट देने हैं। इसके बाद फिर आपको आ जाना है मॉडरेट क्वेश्चंस में। 50% आपके मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको अपना टाइम देना है 45 मिनट या 40 मिनट्स। और देन आपको जंप कर जाना है डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है। तो डिफिकल्ट्स को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया एज इट इज। पहले 30% डिफिकल्ट आपको 15 मिनट के लिए सॉल्व करने, ठीक है। 15 मिनट हम क्यों ले रहे हैं कि सर डिफिकल्ट में तो ज्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली में क्या होगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा, बट अगर आपने डिफिकल्ट से शुरुआत किया, डिफिकल्ट पे ज्यादा फोकस कर दिया, तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना वो चैप्टर से हट जाता है। इसलिए लिमिटेड टाइम दो, सॉल्व करो, ठीक है। हेल्प लो, फिर से सॉल्व करो, और जब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं अगेन दोबारा फिर से डिफिकल्ट को एक बार ट्राई करो, समझ गए। कभी कभी इंटरेस्ट लूज करने से हम वो चैप्टर ही हटा देते हैं, तो ये नहीं करना है, समझ गए बात को। ओके, अब कुछ टैक्टिकल एग्जीक्यूशंस हैं, वो आप ध्यान से देख लो कि चैप्टर जब आप कर रहे होगे, इनके क्वेश्चंस कर रहे होगे, तो पहले आप क्या शुरू करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अटैक करना है किस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला बेस्ड जो भी एमसीक्यूज होंगे, जो डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको सीधे उस पे जंप कर जाना है। जैसे स्पेक्ट्रा हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो आपको उन पे सीधे जंप करना। आफ्टर देन हैंडल न्यूमेरिक डीके कैलकुलेशंस नेक्स्ट। उसके बाद फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे होते हैं, ठीक है, जिनमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। आप वहां पे जाओगे क्योंकि आपको वहां सोचना पड़ेगा, वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेंगी। आफ्टर देन फिर उन क्वेश्चंस पे जंप करना है जिसमें थिंकिंग चाहिए होती है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। टाइम टेकन जो होते हैं थोड़ा सा, वहां पे हम चलेंगे सेव, असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्चुअल, ट्रांसफर, लास्ट। उन्हें बीच में नहीं करना, बीच में आप करोगे तो ज्यादा टाइम आप थिंकिंग करने में लगा दोगे, ठीक है। सही है कि गलत है, फिर आप डिस्टर्ब हो गए। तो पहले आपको ऐसे करना, मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करो एग्जैक्ट ऐसे करो कि जैसे आप नीट में बैठे हुए हो, समझ गए। हर चैप्टर को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ओके, तो शुरू करते हैं फिर जल्दी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। हाथ में कॉपी पेन होना जरूरी है। चलो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी के बारे में। तो क्या होता है हमारा न्यूक्लियर साइज और डेंसिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, पूछे आते हैं। तो पहले समझ लो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का जो साइज है, उसकी जो रेडियाई है, वो इस फॉर्मूले से रिलेट करती है, R0 E 1/3। व्हाट इज द ए, मास नंबर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहां से कहूं कि जो हमारा रिलेशन है रेडियाई का, वो मास नंबर के साथ तो 100% होने वाला है। अभी अगर इसी में क्वेश्चन मेरे पास बन के आ जाए वॉल्यूम का, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, R³ पावर जो होती है आर की, वो आर के क्यूब पे होता है। अगर आर पे पावर मैं यहाँ क्यूब ऐड करूं तो सिंपल सी बात है, इसका जो 1/3 वाला पार्ट है वो आपस में कैंसिल आउट होगा। यानी यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा मास नंबर का, वो ए हो जाएगा। यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर होगा, ठीक है। ये अगली इंपॉर्टेंट बात। और इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी, जो उसमें हम ज्यादा गलतियां करने वाले होंगे, वो हमारी होगी न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, ठीक है। वो न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछा आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे रेशियोज ही पूछे जाते हैं। कोई भी हमें न्यूक्लियर दे दिया गया, किसी भी अलग अलग मास नंबर का, किसी अलग अलग एटॉमिक नंबर का, और हमसे पूछते हैं डेंसिटी दो। तो डेंसिटी के लिए हमेशा याद रखो कि 1:1 ही होना है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। सारी चीज हमने लिखी थी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए, ठीक है। क्यू ऐसा होगा क्योंकि जैसे वॉल्यूम करोगे तो यहाँ क्यूब आएगा, ये 1/3 की पावर को कैंसिल करेगा, डायरेक्ट हम ए पे पहुंच जाएंगे। और अगली इंपॉर्टेंट बात, देयरफॉर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। क्या बात समझ गए, हमेशा गलती नहीं करनी है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट पे 24 में, और अब
इसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज एंड न्यूक्लियर वॉल्यूम्स, डेंसिटीज एंड वॉल्यूम्स। तो जैसे आप डेंसिटीज देखो और यहाँ देखो उन्होंने रेशियो मांगा, तो आपको सीधे पता है कि आपको 1:1 कर देना है एनी हाउ, कुछ सोचना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला न्यूक्लियर वॉल्यूम्स ऑफ Fe56 एंड He4, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। और अभी हमने देखा कि हमारा वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो ए के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मुझे दो वॉल्यूम की रेशियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, V1/V2 इज इक्वल टू, ठीक है, मास नंबर डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ऑफ मास नंबर, यानी दोनों के मास नंबर डिवाइड कर देने। तो यहाँ आपके पास क्या है 56 और यहाँ आपके पास क्या है 4। 56 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, आंसर क्या आएगा 13। तो जल्दी से ऑप्शन पहले चेक करते हैं, क्योंकि आपको पहला आंसर पता था। तो देखो ए रॉन्ग हो गया, इसी रिस्पेक्ट में बी भी रॉन्ग हो गया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, ऑप्शन कैंसिलेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो 56 को 4 से जैसे ही डिवाइड करोगे, कौन सा ऑप्शन आपको एग्जैक्ट सही लगेगा, 14:1 या 13:1? तो आंसर कौन सा होगा, 14:1। समझ के बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन भी दे रखा है कि भाई देखो सीधे सीधे जाओ, उसे 1:1 लिख दो। ठीक है, और इसके बाद सिंपली मास नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है, आंसर 14 आएगा और आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ के बात को, ऐसे ट्रैप्स होंगे, इसे पढ़ो और सीधा यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। चले नेक्स्ट पे। ओके, अगला कोड कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से। किससे रिलेटेड है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से। अभी यहाँ पे समझो कि मेरे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है समझना। जैसे हमने रिएक्टेंट्स को यूज किया, कैसे रिएक्टेंट्स, जब हम कोई न्यूक्लियस बना रहे होते हैं तो उनके लिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उनके अलग अलग नंबर्स, उनके अपने अलग अलग इंडिविजुअल मासेस। फिर हम उन्हें कंबाइन करते हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जब कंबाइन होकर न्यूक्लियस बना, समझना कि मेरे पास कोई ग्लू तो है नहीं कि हमने जोड़ दिया। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आए और उन्होंने ऐसा न्यूक्लियस बना लिया कि अब वो अलग नहीं होंगे, वो प्रॉपर बाइंड हो जाएंगे। तो उन्हें बाइंड करने के लिए भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ऐसा प्रोसेस होता है, एट दैट टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और वही बाइंडिंग एनर्जी हमारे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। तो ये एनर्जी तुम्हें मिलेगी कहाँ से, तो ये एनर्जी न्यूक्लियस बनते वक्त ही जो प्रोसेस होता है उसी से डेवलप होती है। यानी हमारा जो रिएक्टेंट का कुछ बहुत पार्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू डेल्टा mc², यानी कहाँ पे उसका कुछ अमाउंट ऑफ पार्ट मास का कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। दैट्स वाई यहां का जो वेटेज होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है। क्या बात समझ गए, क्या बात समझे? थोड़ा सा पार्ट बाइंडिंग एनर्जी में चला गया ताकि बांधने के काम आए। तो ऐसे जब कंपेयर करोगे तो इनका इंडिविजुअल मास, किसका, रिएक्टेंट्स का, और प्रोडक्ट का इंडिविजुअल मास, दोनों में चेंजेस होंगे। तो इसका जो होगा वो ज्यादा वेटेज होगा, ये भारी होगा, ये हल्का होगा, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा अमाउंट एनर्जी बनाने में जा चुका है। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखना। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240, मास नंबर कितना है 240, ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास 120। दो फ्रैगमेंट में ब्रेक हुआ, इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ मास, सॉरी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुआ है। कौन सा मास नंबर है, 120 मास नंबर में ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात ध्यान से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है BE/A। ठीक है, इसे याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब BE/A। ठीक है, एक न्यूक्लियन की स्पेशल बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड इज 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जब वो ब्रेक नहीं हुआ था ऐसे टाइम पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो 7.6 थी, और अभी जो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे उनकी हो गई है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बढ़ी ना, इसीलिए जब एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। कौन सा प्रोसेस है, ब्रेक हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिजन। तभी तो फिजन में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब वो एक साथ होते हैं ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, क्योंकि वो हैवी न्यूक्लियाई है। और जैसे ही वो ब्रेक होता है तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कैसे लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, और लाइटर न्यूक्लियाई की जो एनर्जी होती है एज अ कंपैरिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, इसी वजह से हाई एनर्जीज रिलीज होती हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7 कहाँ गया, 7.6 था और यहाँ पे 8.5 है। अभी मुझे क्या बताना है, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, यानी जब ये रिएक्शन हुई तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी हमें गेन होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। हम क्या करें, हम सबसे पहले एनर्जी निकालने वाले हैं कि कितनी एनर्जी मिली, तो दैट इज द क्यू। अब वो कैसे निकालोगे, तो आप पहले पता करो कि बाइंडिंग एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी।
अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियस की कितनी थी, और जब वो रिजल्ट निकल आए तो माइनस कर दो उस बाइंडिंग एनर्जी के अमाउंट को जब फ्रैगमेंटेशन हो गया है। समझ गए बात को, ठीक है, क्लियर होगी बात, सिंपल सी है। पहले कितनी थी और अभी बाद में कितनी होगी, माइनस करोगे, डिफरेंस जो आएगा वही एनर्जी कहाँ गई होगी, बाहर गई होगी। आ जाओ कैलकुलेशन समझना, ठीक है, समझ गए बात को, गेट एट माई पॉइंट, ठीक है। तो एक की कितनी है 7.6, एक की कितनी है 7.6, स्टार्टिंग में टोटल कितने थे 240, तो 240 से 7.6 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एनर्जी आ गई। अभी फ्रैगमेंटेशन हो गया है तो कितना हो गया भाई, यहाँ पे कितना देखो ध्यान से 120, ध्यान से यहाँ पे देखो 120, दो पार्ट मिले, फ्रैगमेंट हुआ, दो पार्ट आए 120 के, तो 120 दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। अभी 120 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 8.5 से, प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 8.5, क्योंकि दो पार्ट हुए ना, समझ गए, 120 के, और उस पार्ट को माइनस करोगे, ये वाली एनर्जी आ गई। अब फाइनल माइनस कर देंगे और आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हमने करके देखा, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की। 248.5 का पार्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला हमारा। फिर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से माइनस करने जा रहे हैं। 240 हमने क्यों लिखा है, मैंने बोला ना कि दो पार्ट्स हमें मिले एनर्जी में, दो पार्ट्स मिले, तो 120 प्लस 120 240, 8.5, ठीक है, माइनस 240 मल्टीप्लाई बाय 7.6, ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था 7.6, डिफरेंस करो, जैसे डिफरेंस करोगे आपको ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट होके मिल जाएगी। समझ गए बात को, गेटिंग माय पॉइंट्स, इजी। 240 कॉमन किया, इनके बीच का डिफरेंस 0.9 और मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। समझ गए बात को, तो आपको पहले एनर्जीज ढूंढ लेनी है और फिर उनके बीच में सिंपल सा डिफरेंस कर देना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमेशा प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट आपके पास आया है उससे रिएक्टेंट वाले रिजल्ट को माइनस करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए तो आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी माइनस करोगे। समझ गए बात को, ओके, गेट इट। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। याद रखना हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट ले लो, जरूरी है। चलो आगे, अब हम बात करेंगे डीके ट्रैट डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स पे, ठीक है, कैसे डीके होता है, क्या चीजें होती हैं, आप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला हमारा पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का एंड 4 टाइम्स ऑफ मास होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है, ये विजुअल प्रोफाइल है इसकी, कुछ ऐसा लुक लाइक आपको दिखेगा। कैरेक्टर्स में जाएं तो इसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत लो होता है, हम इसे बहुत इजीली रोक सकते हैं। तो देखो स्टॉप्ड बाय पेपर, जस्ट एक पेपर लगाओगे अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर होती है इसकी, जो आयोनाइज होने की पावर है वो बहुत ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका पाथ चेंज करना बहुत तेजी से चेंज हो जाएगा। समझ गए, ओके, आगे बात करते हैं, बीटा पे पहुंचते हैं। ठीक है, बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मास इसका क्या होता है भाई, 0 होता है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इन्हें हम बोलते हैं, बीटा को क्या बोलते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मीडियम पेनिट्रेशन पावर है इनके पास, स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम, मतलब अभी नहीं रोकने के लिए इनकी पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, पेपर से तो ज्यादा ताकत लग रही, तभी तो एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। ओके, मॉडरेट आयोनाइजिंग पावर, इनकी आयोनाइज करने की जो पावर है वो कैसी है, मॉडरेट है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो गई है, डाउन पड़ गई है। ये ज्यादा अच्छे से आयोनाइज कर सकता है और इसकी आयोनाइजिंग पावर थोड़ी सी डाउन है। ओके, अब आते हैं हम लोग गामा में। गामा क्या होता है, 0 चार्ज 0 मास, मतलब अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल होगा। ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स की तरह देखो बिहेव करेंगे, लेड वेड सबको क्रॉस करके, इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, मिनिमल आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी जस्ट बिहेवियर अपोजिट होके दिखने वाला है। समझ गए बात को, तो ठीक है, ध्यान से इस बात को समझ लो, ये हमें यूज करना है आगे। हमें इस पे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या फिर रीजन स्टेटमेंट मिलेगा तो हम सीधे इन चीजों को आपस में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। देखो कहां से, द इनवर्स पावर रूल यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, द इनवर्स पावर रूल। ध्यान से देख लो क्या है, पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजेशन पावर आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से, penetration and ionization power are always inversely proportional. ठीक है, heavy mass high ionization, heavy mass high ionization is equal to low penetration is equal to low penetration। समझ गए बात को, तो एक लाइन हमें ये याद कर लेनी है या फिर ये रिलेशन हमें इनवर्सली याद कर लेना ताकि हमसे गलती ना हो। समझ गए बात को, चले आगे, गेट इट, बेसिक क्लियर हुआ। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोर कॉन्सेप्ट है अल्फा डीके। ठीक है, फैजान शूडी लॉस हमने पढ़ रखा होगा, अल्फा बीटा गामा सबके बारे में बात हुई कि जब डीके होता है तो कैसे चीजों में चेंजेस होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, हम लोग फिलहाल अभी और आगे बेसिक लेके जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन हमारे पास नीट का PYQ 2016 का,
ठीक है, इसको समझते हैं। क्या लिखा है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस पे बम्बार्ड होता है। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड ऑन m, तो इसके जो क्लोजेस्ट अप्रोच होगी वो मास से कैसे डिपेंडेंट होगी, m से कैसे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। अब बहुत सिंपल समझो, देखो ये नीचे मैंने समझा रखा है, बेसिक कैलकुलेशन में अगर आपको समझाऊं तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। जब आप कोई अल्फा पार्टिकल भेजोगे, बम्बार्ड करोगे, तो ये वेलोसिटी लेके आएगा v वेलोसिटी से, मतलब किसी के पास वेलोसिटी है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके आ रहा है। ठीक है, और जब हम क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम न्यूक्लियस के कितना क्लोज पहुंच गए, कितना क्लोज, मतलब हम उसे हिट तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों के बीच में गैप तो 100% रह जाना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी वजह से अल्फा यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब बीच में जो ये गैप रह गया यहां से यहां तक, ये आपका क्या कहलाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी लेके आया और आपका अल्फा पार्टिकल यहां पे आके रुक गया। जब रुका तो आप ऐसे समझो कि दो मास सिस्टम बन के तैयार हो गए, एक आपके, समझना, एक आपके अल्फा का और एक आपके न्यूक्लियस, यानी दो चार्ज सिस्टम क्लोज आके रुक गया। अब दो चार्ज सिस्टम अगर पास पास किसी डिस्टेंस पे रखे होंगे तो उनके बीच में एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ उनका कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस पास पास रखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, और इस कॉन्फ़िगरेशन पे एक एनर्जी बन के तैयार होगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी ये दोनों चीजें हमें आपस में इक्वेट करके सॉल्व करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक सा फॉर्मूला होता है भाई आपका हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का दो चार्जेस के लिए होता है k q1 q2 बाय r, और इन्हीं दोनों टर्म्स को हम आपस में क्या करेंगे, इजीली इक्वल कर देंगे। और जैसे आप यहाँ पे इन टर्म्स को इक्वल करोगे, आप m के साथ रिलेशन इजी फाइंड आउट कर ले जाओ। क्या बात समझ गए, क्या बात समझ गए। ओके, देखो यही हमने यहाँ लिखा है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी क्या है कि काइनेमेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और जब आप सारी चीजों को सॉल्व करोगे तो सेट देम इक्वल एंड सॉल्व फॉर आर, यू विल फाइंड, किसके लिए मुझे जाना है, मुझे जाना है आर के लिए। तो यहाँ से सीधे सीधे देखो, अगर बाकी सारी चीजों को हम थोड़ी देर के लिए रोक दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये m वाला पार्ट ये दिख रहा है आपको, और r वाला पार्ट यहां दिख रहा है, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यू विल फाइंड द r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, हैवी पार्टिकल स्टॉप सूनर, जितना ज्यादा हैवी पार्टिकल होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या बात समझ गए, इसका मतलब तो यही हुआ ना, समझ में आ रही बात। देखो यहां से क्लियर देखो, m की वैल्यू जितनी ज्यादा आप करना जाओगे, जितनी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू करोगे, ठीक है, r की वैल्यू उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी। r की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, समझना, r की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है, ध्यान से समझो, यहाँ पे r की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा मास आप इंक्रीज करना शुरू करोगे तो आपको ये वैल्यूज कम मिलनी शुरू होंगी। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, जल्दी से रुक जाते हैं, तब आपको क्लोजेस्ट अप्रोच कम मिलने लगेंगे। गेट इट, आगे बात समझ में, बढ़े आगे, जम करें। ठीक है, जो भी रिजल्ट मिले उन रिजल्ट को अपने तरफ से एक बार सोचना है, समझना है, किसका मतलब ये हो सकता है, उसका मतलब वो हो सकता है। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ, बढ़े आगे, वेरी गुड। अगला कोड कॉन्सेप्ट बीटा स्वैप। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव आता ही आता है, और 100% मतलब ज़्यादातर तो बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, बीटा डीके दो तरह से होते हैं, एक बीटा नेगेटिव है और एक बीटा पॉजिटिव है। ठीक है, बीटा डीके का मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन होना है। ठीक है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में या फिर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। समझ में आ रही बात। फिर से, अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बीटा डीके होता है। समझ गए बात को। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में गया तो प्रोटॉन के नंबर बढ़े, इसकी वजह से क्या हुआ, एटॉमिक नंबर में चेंज आया। वहीं पे अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन का नंबर कम हो गया, और ऐसे फिर से क्या चेंज आएगा, फिर से एटॉमिक नंबर चेंज आएगा। समझ गए। अब क्योंकि एक प्रोटॉन से दूसरा न्यूट्रॉन बन रहा है, एक न्यूट्रॉन से दूसरा प्रोटॉन बन रहा है, इससे आपस में दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, तो हमारे मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। ठीक है, माइनस बीटा माइनस क्यू बोलना, ध्यान से देखो। जब न्यूट्रॉन
प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा और उसी टाइम पे एंटी न्यूट्रिनो का भी फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं बीटा माइनस डीके। समझ गए बात को, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन से क्या बन रहा है, एक न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ क्या आ रहा है, पॉजिट्रॉन। व्हाट इज द पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिट्रॉन पॉजिटिव बिहेवियर रखेगा इसलिए हम इसे बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके, और साथ में एक बनेगा न्यूट्रिनो। समझ गए बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर हुआ। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है, इन दोनों कंडीशन में जो इफेक्ट पड़ेगा वो Z पे ही पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन में किस पे इफेक्ट पड़ेगा, Z पे। तो बहुत इजी है याद करना, ध्यान से देखो, यहां लिखा है माइनस, यहां लिखा है माइनस ना, बीटा माइनस, तो समझ जाना कि Z इंक्रीज होगा, तो समझ लो Z प्लस हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, बीटा प्लस, तो यहाँ समझो Z माइनस होगा, मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कैसे पता चला सर? प्रोटॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोटॉन कम पड़ गया तो Z क्या हो गया, कम पड़ जाएगा। न्यूट्रॉन तो हेल्प करता नहीं है आपको एटॉमिक नंबर बनाने में, एटॉमिक नंबर बनाने में कौन हेल्प करता है, प्रोटॉन हेल्प करता है। तो प्रोटॉन कन्वर्ट होना यानी Z की वैल्यू कम हुई। यहाँ पे एक प्रोटॉन बना ना तो Z की वैल्यू बढ़ गई, याद रहेगा। समझ गए, साइन से याद कर लोगे, अपोजिट करके जैसे याद हो पाए। ओके, जो मैंने बता दिया इससे भी कोई इजी वे हो तो उससे याद करो, बस याद रहे, ठीक है। लिंक जरूरी है। ओके चलो आ जाओ PYQ पे। 21 का PYQ है, क्या है, न्यूक्लियस X, कोई न्यूक्लियस है, अंडरगोज बीटा प्लस देन अल्फा देन बीटा माइनस, व्हाट और द ओवरऑल एटॉमिक नंबर Z चेंजेस, क्या चेंज हुआ होगा, है ना। ठीक है, अब समझो कि जब बीटा प्लस हुआ तो तुरंत तुम्हें क्या करना है, Z में एक कम कर देना। Z माइनस हो गया, साइन देख के बस आंसर करेंगे, ठीक है, ज्यादा सोचेंगे। और फिर जब यहाँ बीटा माइनस हुआ होगा तो वापस Z में एक बढ़ गया होगा, Z प्लस। यानी ओवरऑल ये दोनों चीजें होने से Z पे कोई इफेक्ट नहीं आया, एक बढ़ा तो एक घटा, तो बैलेंस हो गया। अब कौन बीच में है भैया, तो हमारे पास ये है अल्फा सर। अब अल्फा की वजह से क्या होता है, तो अल्फा की वजह से चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं मैं आगे दिखाऊंगा, फिलहाल याद कर लो कि जब भी अल्फा डिके होगा तो Z में कितने नंबर कम करने पड़ जाएंगे, हमें 2 करने पड़ जाएंगे। तो एक माइनस हुआ था, एक प्लस हुआ था, ये आपस में कैंसिल हो गए। फाइनली कितने का चेंज आया, तो फाइनली 2 का चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में, फाइनली आपको 2 का चेंज देखने को मिलेगा। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। तो वहां पे फाइनल आंसर था एटॉमिक नंबर में कितना चेंज हुआ, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। गेट इट, ओके। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे रखी हुई, द आइसोबार शिफ्ट। आइसोबार शिफ्ट समझ लो क्यों कह रहा है, बीटा डीके नेवर चेंजेस द मास नंबर E, इट्स ओनली शिफ्ट द एटॉमिक नंबर Z by exactly 1. बीटा पॉजिटिव ड्रॉप Z by 1, बीटा माइनस रेजेस Z by 1, उसने बढ़ा दिया। Conservation rule, always balance the leptons and electrons pairs with an antineutrino and a positron pairs with a neutrino, ठीक है। अब ये जो बात मैंने बाद में बोली है कि नीचे वाली न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन वाली, ये ज़्यादा फिट बैठेगी उनके लिए जो नीट का ऑलरेडी सारा सिलेबस कर चुके हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो 12 से सीधे जंप कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना नीचे की लाइन के बारे में, बस आपको बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव इतना क्लियर है, दैट इज द सफिशिएंट, हम कर ले जाएंगे। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करना इस बात को भी, आ जाओ। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है, रेडियो एक्टिव सीक्वेंस मैपिंग, ठीक है। जो अभी हम बात कर रहे थे वो सामने आपके, कोई पैरेंट न्यूक्लियस है और वहां से क्या निकला, अल्फा निकला। अब देखो अल्फा निकलते क्या क्या चेंज आएगा, तो आपके मास नंबर से 4 माइनस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर से 2 कम हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स मास नंबर में कम करो और एटॉमिक नंबर में 2 टर्म्स कम कर दो, समझ गए। 4 वहां से कम किए, 2 यहां से कम किए। अब मान लो कि कोई बीटा माइनस डीके हुआ, कोई बीटा डीके हुआ, सिंपल सा आराम समझो। तो बीटा डीके ए में कोई चेंज नहीं करता है, ए में कोई चेंज नहीं करता है। अब क्योंकि बीटा माइनस हुआ है तो Z में बढ़ाना है, और अगर प्लस होता है तो Z में घटा देते हैं। तो देखो बीटा माइनस था इसलिए हमने Z में एक चीज बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, ओके। अभी आगे कभी ऐसा हो कि गामा डीके हो, तो गामा डीके बहुत इजी सिंपल होता है, ना तो वो हमारे मास नंबर पे इफेक्ट करेगा और ना ही हमारे एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट करेगा। समझ गए, सिंपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो चलिए PYQ 2024 क्वेश्चन हमारे सामने है, सेम एग्जीक्यूशन हमें नीचे लगाना है। आ जाओ शुरू करते हैं। क्या बोला गया, एक्साइटेड हैवी न्यूक्लियस एमिट्स इन अ सीक्वेंस अल्फा, बीटा माइनस, अल्फा, बीटा प्लस and gamma. What are the final emitted particles and radiation? ठीक है, हम ही करना है, हमने यहाँ पे बना रखा है, अभी हम लोग यूज करेंगे। बहुत सिंपल है, ऊपर से देखो और यहाँ पे चेंजेस करते हैं। क्या कहते हो, किया जाए? चलो आ जाओ। पहले गया है अल्फा, अगर अल्फा गया है तो ए में कितना कम हो जाना चाहिए, तो -4 हो जाना चाहिए।
z में कितना कम होना चाहिए, माइनस का 2 हो जाना चाहिए। आफ्टर देन ध्यान से देखो, बीटा माइनस हुआ है और बीटा प्लस भी हुआ है, तो आपको पता है कि बीटा माइनस किसमें हेल्प करेगा हमें, z में। तो बीटा माइनस ने z एक बढ़ाया और बीटा प्लस ने तो एक z कम कर दिया, तो ओवरऑल जो z का चेंज इनकी वजह से होना था वो तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो मैं थोड़ी देर के लिए जैसे ये लोग मुझे मिले ना, तो मैं इनको ऐसे कर लूंगा। अभी समझे, इनका इफेक्ट लिखने की बजाय मैं देखूंगा कि इनके जो इफेक्ट है वो आपस में कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, और हो रहे तो इनको हटाओ ना, मतलब ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, अब फिर से क्या भाई, एक अल्फा है तुम्हारे पास, गामा कुछ करता है क्या, नहीं करता, तो इनको भी हटाओ। सिर्फ कौन बचा, अल्फा। अल्फा दो बार अल्फा, मतलब एक बार -4 फिर से और एक बार -2 फिर से। ऐड करो तो मास नंबर में कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, 8 टाइम्स नहीं, 8 वैल्यू का डिक्रीमेंट हुआ, और z में कितना हुआ, तो 4 का डिक्रीमेंट हुआ। अब कोई भी वैल्यू मुझे गिवन कर देते तो उसमें मैं 8 माइनस करता और वहां से 4 माइनस करता और मेरा आंसर आ जाता। बात समझ गए, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, नेवर कैलकुलेट मल्टी स्टेप डिकेज इन योर हेड, राइट डाउन द AZ कॉलम्स एंड अपडेट द टैली रो बाय द रो। तो देखो ऐसे एक एक करके हमने चीजों को चेंज किया और फाइनल आंसर हमने लिख लिया। समझ गया बात को, ये वाली बात समझ में आई कैसे करना है, जो इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं उनको। ओके, तो अगला हमारा कोर कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होने वाला है, हाफ लाइफ फ्रैक्शनल मास्टर से। क्लियर है। देखो ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे इजीएस्ट वे में आपको सिखाई दें, गारंटी कि आप सीख जाओगे। फिर भी अगर लगता है कि नहीं आ रहा, किसी रीजन से ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन फिर भी अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव होके बैठना है, 100% तुम्हें आ जाएगा, 100% तुम्हें आ जाएगा। समझ गए बात को, चलो आ जाओ। तभी तो कह रहा ना कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मास्टरी, वाई मास्टरी एक ही बार में थोड़ी ना होती है, मेहनत लगती है, लेकिन इसमें एक ही बार में हो जाएगी। आ जाओ, ध्यान से देखो, ट्री देखो, बस ये समझो सारा गेम हो गया। ऐसे समझो कि भाई ये कोई न्यूक्लियस है 1 नंबर, ठीक है, और फिर T1/2 ये क्या है, तो ये बताता है हाफ लाइफ। ये कह रहा है कि लाइफ उसकी आधी हो गई, टी थी पहले पूरी लाइफ, अभी आधी होगी, तो एक हाफ लाइफ के बाद उसका जो अमाउंट है वो 1/2 हो गया। अब अगली बार इसकी फिर से हाफ लाइफ करो तो समझना हाफ लाइफ इस पे काम करेगी। अब इसका हाफ कितना होगा, 1/4 होगा, सिंपल। फिर इसकी हाफ लाइफ तो 1/8 बचेगा। अब फिर से इसका हाफ लाइफ करोगे तो 1/8 का 1/16 बचेगा। ऐसे आगे जाओगे तो 1/32 होगा। तो ऐसे अगली हर हाफ लाइफ के बाद जो उसका अमाउंट है वो क्या कर रहा है, हाफ डिक्रीज करता चला जा रहा है। सिंपल, इजी समझ में, ये बात समझ में, ट्री समझ में, 1 से 1/2, 1/4, 1/8, 1/6। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इसका 1 से 1/8 होने में कितनी हाफ लाइफ लगी है, तो आप काउंट करो, 1, 2 और 3, 3 हाफ लाइफ के बाद हमारा रिजल्ट 1/8 पे पहुंच जाएगा। समझे बात को, चलो आ जाओ, अब सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। n = n0, पीछे वाला फॉर्मूला याद है, वैसे बिल्कुल हाफ, और यहाँ पे देखो एक पावर लगी हुई है n। ये n क्या है, वेयर n = नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, वो हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ, 1, 2, 3, 4। समझ गए, ओके। आए सीधे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन इसलिए लेके बैठे कि जैसे ही कराऊंगा तुम्हें बहुत तुरंत समझ में आएगा, तुरंत ही समझ में आएगा, तुरंत अप्लाई करते हैं। और देखो 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाफ लाइफ इज 10 मिनट, हाफ लाइफ का टाइम क्या है, 10 मिनट, मतलब उसकी जो जिंदगी वो 10 मिनट में आधी हो जाएगी, ऐसा समझो, ठीक है। इनिशियल न्यूक्लियाई कितने का, 600, इनिशियल न्यूक्लियाई 600 पे। टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई। इसका मतलब समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। डिसइंटीग्रेशन हो रहा है कितने का, 450 का, मतलब 600 था, 600 में से कितने डिसइंटीग्रेट कर दो, 450 डिसइंटीग्रेट कर दो, मतलब कितने बचे, 150 बचा। समझ में आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना बचेगा, 150, मतलब 600 में से 450 डिसइंटीग्रेट हो गए, तो बचा कितना, 150। आई बात समझ में। अब तरीका देखो, ये डिफरेंस समझ गए, क्वेश्चन का मतलब समझ गए। अब देखो बहुत इजी तरीके से तुरंत आ जाएगा। देखो क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या है भाई, द रिमेनिंग लेक्सिकॉन ट्रैप, ठीक है। हम यहाँ गलत करते हैं, लेक्सिकॉन ट्रैप हम यहीं गलत करते हैं, इस नाम से बोलते गलत क्या करते हैं, हम ये 450 लेके सॉल्यूशन कर देते हैं, गलत हो जाता है। हमें लगता है कि इतना बच गया है, इतना ये है, अभी क्लियर हुआ कि इतने डिसइंटीग्रेट हुए तो बचा 150, और सारा गेम 150 पे होगा। ध्यान से देखो, द फॉर्मूला कैलकुलेट्स व्हाट इज रिमेनिंग, ध्यान समझना, ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करता है, व्हाट इज रिमेनिंग, नॉट व्हाट डिसइंटीग्रेटेड। जो बचा है हम उस पे काम करते हैं, ना कि हम उस पे काम करते हैं जो डिसइंटीग्रेट हुआ है। यानी 450 हमें नहीं लेना है, तो डिसइंटीग्रेट हो गए, अब जो बचे हम उस पे काम करेंगे, ठीक है। समझ गए बात को, तो ध्यान से देखो,
450 डिसइंटीग्रेट हुआ है और बचा क्या है 150, यानी 150 पे गेम होगा। तो 150 बचा, ये 150 लिया डिवाइडेड बाय 600, ठीक है, इनिशियल वैल्यू रखी। अभी देखो जरा, तो आंसर यहाँ पे कितना दिख रहा है तुम्हें, क्या रेशियो मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये 1/4 हो गया है। 600 स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, और अभी जाके कितना हो गया है, 1/4 हो गया है, हो गया है। तो अब चलें लुकिंग एट द हैविंग ट्री। आ जाओ, ये है ट्री भैया, आधी करने वाली। ध्यान से देखो, यहां पे था 600 था, और अभी 1/4, यानी ये, यानी यहाँ कितने 150। कितनी हाफ लाइफ में हम यहाँ पहुंच गए, 1 2, मतलब टोटल 2 हाफ लाइफ लगी और हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, समझ गए बात को। तो देखो ध्यान से लिखा है, ट्री पे देखोगे तो 1/4 इज एग्जैक्टली 2 हाफ लाइफ्स। 2 हाफ लाइफ लगी हमें। अभी क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि बताओ कितना होगा, तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है भैया, 10 मिनट, तो 2 का कितना होगा, 20 मिनट, खत्म हो गया। 2 × 10 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट। सिंपल था, क्या मुश्किल। इतना समझ गया तो इसके जैसा एक तो न्यूमेरिकल हो जाएगा ना, समझ गए, 4 नंबर का तो फायदा हो जाएगा ना अगर कर लिया तो। दैट्स इट, बस इतना इंपॉर्टेंट है। इजी लगा, ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट, अगला हमारा न्यूक्लियर फिजन मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है, एक थर्मल न्यूट्रॉन दिख रहा है तुम्हें, कुछ एनर्जी मिली तो वहां से चलते आ रहे हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है किसका, यूरेनियम 235 का है। जैसे ही ये न्यूट्रॉन यहां पहुंचेगा, इसमें एब्जॉर्ब होगा और कन्वर्ट होगा 236 में, और 236 क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और वो तुरंत ब्रेक होगा 2 पार्ट में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। साथ में 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स, दे आर 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स रहती है। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू है। समझ में आई बात। तो ये रिप्रेजेंटेशन ये था कि भाई एक न्यूट्रॉन लो, ब्रेक हो जाओ, ठीक है, हैवियर से लोअर में, और जैसे हो गए 3 न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे, और क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो एनर्जी भी रिलीज होगी। क्वेश्चन पे आओ, 24 का क्वेश्चन है, मजा आएगी। असर्शन क्या लिखा, स्लो न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फिजन, ठीक है, इन यूरेनियम 235 मोर इफेक्टिवली देन फास्ट न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो समझो कि यूरेनियम 235 का जो रेशियो होता है इन यूरेनियम, एक्चुअल यूरेनियम की बात करें, अगर मैं कहूं कि मैं मार्केट से यूरेनियम खरीद के लेके आ रहा हूं, तो जो यूरेनियम 235 का पार्ट है, जो रेशियो है, वो बहुत ही कम होता है। वो नियर अबाउट कुछ होगा 3% to 4% और उससे भी कम। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं तो ज्यादातर जो परसेंटेज है वो यूरेनियम 239 और इन बाकी लोगों का होता है। समझ गए, मतलब 35 बहुत कम है। तो अगर फास्ट न्यूट्रॉन्स आएंगे तो ये जो कम अमाउंट वाले भैया ये कैप्चर नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, चांसेस है कि वो बाहर निकल जाए। उसको कैप्चर कौन करेगा, 238 239, और वो इतने बड़े कि वो डकार ही नहीं मारेंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 35 स्टेबल है, अनस्टेबल होगा जब वो 236 बनेगा। ठीक है, तो समझो, तो जब स्लो न्यूट्रॉन आता है आराम से, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि 235 वाला जो कुछ परसेंट में है वो उसे एब्जॉर्ब कर पाए। ऐसी कंडीशन में फिजन होता है जो कि आराम से इफेक्टिवली होता है। बाकी अगर हाई न्यूट्रॉन्स जो एनर्जी से आ रहे हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन उससे फिजन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि मैंने बोला 238 9 ये सब क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। ओके, तो पहली बात तो सर मेरी बिल्कुल सही हो गई। रीजन पे आओ, देखिए वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो वाटर होता है वो एज अ कूलेंट यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बहुत सारे हाई एनर्जी के थर्मल एनर्जी वाले जो हमारे न्यूट्रॉन्स इससे निकलते रहेंगे और ये उनसे एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जिससे जो हमारा रिएक्टर होता है वहां पे बॉइलिंग भी नहीं आती, वहां का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ने पाता है, और ये क्या करता है, जो हाई स्पीड से आ रहे न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। अब जब न्यूट्रॉन को ये स्लो डाउन कर देता है तो आगे जाके फिजन होने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज भी हो जाते हैं। समझ गए, कुल मिला के जो हमारे रिएक्टर का टेम्परेचर ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो किसका बिहेवियर करते हैं भैया, हमारे कूलेंट का बिहेवियर करते हैं। ठीक है, अब बात समझना, कूलेंट वाली रीजन वाली बात सही है, असर्शन की अपनी बात सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये आंसर आपका ऐसा होगा कि बी पार्ट पे जाओगे, सॉरी, हाँ एग्जैक्ट, दोनों सही हैं लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ गए बात को? अगर ये एक्सप्लेनेशन सही होता कब, जब यहां पे हमारे पास कौन सा वाटर हो जाता भैया, हार्ड वाटर हो जाता, या फिर ग्रेफाइट रॉड्स हो जाती। तो वो क्या करते हैं, हाई स्पीड के न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं और जिसकी वजह से वापस यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और फिजन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ये एक तरह से टेम्परेचर को बैलेंस करने की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उनको पढ़ोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, ये किस पे बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है, रिएक्शन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। आपको रिजल्ट दिए जाएंगे और वहां से चीजें मैनेज करनी होंगी, ठीक है, बहुत आसान होता है। ध्यान से देखो क्या चीज हमें देखनी, सम ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें ए और जेड का हमें सम देखना है, ठीक है, ए का और जेड का सम ऑफ रिएक्टेंट। सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें भी आपको ए और जेड ही देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और देखो ये क्योंकि बैलेंस है, इसका मतलब है कि कभी भी वैल्यू ऐसे ऐसे नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे रहेगी, मतलब जितना इधर ए और जेड है उतना इधर भी ए और जेड होगा, ठीक है। द सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट मास नंबर ए एंड सुपरस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर जेड मस्ट बी आइडेंटिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन एरो। अब क्वेश्चन आ गया 20 में, ठीक है। 92 235 यूरेनियम है, इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया और फिर देखो क्या बनाया, क्रिप्टॉन बनाया 3689 प्लस 3 न्यूट्रॉन बनाए और साथ में एक्स वाले भैया बना रहे हैं। तो व्हाट इज द एक्स, तो देखो जिन्होंने तुमने तो याद करके रखा, तुम्हें पता है कि ये कौन है। अगर ये मेरा भाई क्रिप्टॉन है तो अगला कौन होने वाला है, 100% भैया बेरियम होने वाला है। अब बेरियम के बारे में याद है तो सीधे आंसर लिखो, बात ही खत्म, कुछ सोचो नहीं। लेकिन नहीं पता है, ये तो जाना पहचाना मिल गया, अभी जाना पहचाना नहीं होगा तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे 235 ये था, इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, तो न्यूट्रॉन जाएगा तो क्या बढ़ेगा, मास नंबर या एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो अभी कितना हो गया, 1 प्लस करो तो टोटल हो गया 236 हो गया। अब यहां देखो ये हमारे पास 89 और 3 न्यूट्रॉन, याद रखना एक मत जोड़ देना, 3 न्यूट्रॉन है, मतलब 89 में कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, कितना हो गया भाई 92 हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी तो कुछ आएगा, यानी ये निकालने के लिए यहां से क्या माइनस कर दिया जाए भाई, 92 माइनस कर दिया जाए। और माइनस करते हैं तो 6 से 2 गया भाई, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसने कैरी दिया, ये कितना बचा तुम्हारे पास भाई, यहाँ ध्यान से देखो 2 बचा, सॉरी कोई कैरी, 6 से 2 गया, 4 बचा, 23 से हम लोग क्या हटाने वाले हैं, 9, ठीक है। तो 23 वाले पार्ट से जैसे आप 9 माइनस करोगे, मतलब 3 को आगे से कैरी लेना होगा, तो फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे 14 क्या बात समझ में, क्लियर। तो इस पे जो आंसर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 144 होना चाहिए, हो गया। चलो नीचे मैच करो, यहाँ 92 था, ये 0 तो कुछ नहीं ऐड हुआ, 36 ये हुआ, ये भी इसके पास भी नीचे 0 तो यहाँ से कुछ नहीं ऐड होगा, 92 से सीधे 36 क्या करते हैं, माइनस करते, ठीक है। तो चलो माइनस करते हैं, आ जाओ। बहुत कठिन क्वेश्चन है भाई, हर कोई माइनस नहीं कर पाता, बहुत कठिन है सर। 2 से 6 तो 6 बचेगा मेरे पास, भाई साहब ने कैरी दिया, 8 से 3 जाएंगे, कितना बचा 56, यानी इसके नीचे कितने चिपका दो भाई, 56 चिपका दो, सिंपल था। अब देखो क्या गलती करोगे, वो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की। अलजेब्रिक ग्रिड है, समझो, स्प्लिट द इक्वेशन हॉरिजॉन्टली टू अवॉइड अरिथमेटिकल एरर्स, पहली गलती होगी। ध्यान से टॉप रो में देखो, मास ए सबसे पहले ऊपर वाला लो, 235 लिखो, 1 लिखा, 89 लिखा, इधर इनके 3 लिए, यहाँ तुम गलती करोगे ध्यान देना, ठीक है। और इन भाई साहब का x लिया, सॉल्व किया, 144 आ गया। सेम ऐसे ही बॉटम वाली रो को देखो, ऊपर वाले को अलग लिए चल रहे, नीचे वाले को अलग लिए चल रहे, 92 0 36 0 और फिर सॉल्व किया 56 आ गया, ठीक है। मैच इज इक्वल टू 144 z 56 टू द मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है तो वहाँ पे होगा, जो भी ऑप्शन है वहाँ पे टिक करो। आगे बात समझ में, नेक्स्ट पार्ट पे चलो। अब क्या है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस हमने कर ली, अब देखो तुम्हें और क्या ध्यान रखना है। एक डिसीजन ट्री बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। द एटम्स एंड न्यूक्लियाई, स्पेशली तो अभी एटम्स के टर्म्स कम हैं, न्यूक्लियाई के ही ज़्यादा हैं, तो स्पेशली न्यूक्लियाई समझो, एटम न्यूक्लियाई अलग नहीं है, एक ही है। व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क फॉर, फ्रैक्शन रिमेनिंग और डिसइंटीग्रेटेड, याद है अभी हमने इस पर बात की, तो हमने कहा था ना कि हमें रिमेनिंग पे काम करना है, तो यूज द 1/2 हाफ लाइफ वाला पावर फॉर्मूला, हैविंग कौन सा ट्री, हाफ करने वाला ट्री, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये, ठीक है। अगला सीक्वेंशियल अल्फा बीटा गामा इमिशंस आए तो तब क्या करोगे, तो यूज द ZA स्टेप बाय स्टेप टैली स्कोर कार्ड, एक एक कम ज्यादा करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। एनर्जी रिलीज इन अ रिएक्शन वाला क्वेश्चन अगर पूछ ले तो क्या करोगे, यूज द चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, वहां पे जाओगे बाइंडिंग एनर्जी के प्रोडक्ट्स
से माइनस करोगे बाइंडिंग एनर्जी के रिएक्टेंट्स की एनर्जी को, और आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन किया है हमने, उसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अरे सर ये बता दिया, किया आपने। उसके बाद कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स की अगर हमें कंपेरेबिलिटी करनी हो कि मतलब स्टेबिलिटी के लिए कंपेयर करना हो कि क्या, तो आप क्या करोगे, लुक स्ट्रिक्ट एट बीई पर न्यूक्लियन नेवर द टोटल बीई। आपको जब भी बोलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप तुरंत जाओ और देखो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल है, जिसकी कम होगी वो कम स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं तुमसे एग्जांपल पूछ लूं कि यूरेनियम 235 ज्यादा स्टेबल है या फिर आपका क्रिप्टॉन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बताओगे कि सर कौन सा स्टेबल है। तो समझना, हम लोग ने बात की थी कि भाई यूरेनियम जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, तभी तो ब्रेक हो रहा, नहीं तो क्रिप्टॉन ब्रेक कर लेते हैं ना। तो ये कितना होता है, लगभग 7.6 MeV के आसपास होता है पर ए, ठीक है, बीई पर ए की बात हो रही है। और क्रिप्टॉन के लिए आओगे ना तो ये लगभग पहुंच जाती है 8.5 MeV, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, समझ गए, आ रही बात समझ में ना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अगली बात देखो, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, चीजें समझाना इंपॉर्टेंट है, तो उससे ज्यादा चीजें कि गलतियां कम से कम करें, तो उसमें भी हमारा थोड़ा फोकस रहता है। इसलिए द 4 गोल्डन रूल्स ऑफ अवॉइडिंग नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यही तो बंटाधार करेगी, कितना सही कर रहे हो वो तो अलग बात है, कितना गलत कर दिए वो बात ही बात है, तो वो चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले द वोकेबुलरी ट्रैप, क्या, नेवर कंफ्यूज डिकेड अमाउंट विद रिमेनिंग अमाउंट, ये उसी पे बार बार देखो फोकस कर रहे हैं हम कि डिसइंटीग्रेटेड बचा, याद आया, तो गलत। डिकेड अमाउंट अलग चीज है, रिमेनिंग अमाउंट अलग चीज है। रेडियो एक्टिव फॉर्मूलाज ओनली कैलकुलेटेड द फ्रैक्शन दैट इज रिमेनिंग, जो बचा इसी पे काम करना है हमको, तो गलत मत करना। ओके, आगे बात करते हैं। द डेंसिटी ट्रैप, पता है कि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट स्केल विद साइज और मास, इट ऑलवेज अ कांस्टेंट 1:1 रेशियो अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो हमेशा आंसर 1:1 होगा, तो नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, याद रख लो। आगे, द न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई, ठीक है, द फिजन इक्वेशंस, अभी जो हम पीछे करके है ना वहां पे तुम गलती करोगे तो देखो वही चीज लिखी, द फिजन इक्वेशंस डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई द इसको भी तो मल्टीप्लाई द मास नंबर्स बाय द कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल देखो ये लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन ले लेते हैं बस, खुश हो जाते हैं, वही जोड़ लेते हैं वही घटा लेते हैं, ये 3 है भाई, 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो एड्स 3 टू द टोटल मास साइड नॉट 1, ये होता है, मोस्ट ऑफ लोगों से गलतियां हुई है इसलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप नहीं करोगे क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, नहीं करोगे। ओके, तो अगला द आइसोबार रूल क्या है, बीटा डीके वाली कहानी सर। बीटा डीके ट्रांसफॉर्म्स द एलिमेंट, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, एटॉमिक नंबर, Z चेंज करता है भाई, और कहीं टच मत करना, Z चेंज करता है, बट इट नेवर चेंजेस द मास नंबर E रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सर आपके जो ट्रैप्स हैं ये आपको बता दिए हमने, यहाँ तुम गलतियां करोगे नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे नंबर चाहिए तो सही तो ज्यादा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जो सही कर लिया उसको भी बचाना पड़ेगा। अब ये 12th वाली कहानी नहीं कि जो सही उसमें नंबर मिल गया, जो गलत है चला गया, नहीं, अभी जो गलत है वो तुम्हारे सही वाले का भी लेके जाएगा, ये प्रॉब्लम है, डूबेंगे सनम तुम्हें भी वही लेके, समझ गए बात को, ऐसी कहानी है, ठीक है। तो हमने दे दिया तुम्हें स्टैट्यूट जैसी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, एक छोटा सा नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, भाई यही बता रहा था मैं, ये बड़ा दमदार है, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग करना है, जो सीखा है उसको ट्राई करो, सॉल्व करो, ठीक है, और क्वेश्चंस अपनी तरफ से उठाओ, इसी से रिलेट करके और करते जाओ, 4-4, 5-5, 10-10 क्वेश्चन कर डालो, 100% हो जाएंगे, गारंटी ले रहे हैं भाई, हो ही जाएगा, समझ गए बात को। तो फिर अगले में मिलते हैं, आपकी हेल्प के लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल हो, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से सिखा पाएँ, ताकि आप नीट में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाएं। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, दम लगाते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।